क्यों? अच्छा, तो अभी तबीयत उतनी सही नहीं है क्या? अच्छा अच्छा, क्लास में समझ तो जाएगी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं समझ पाए, फिर देखेंगे। सबसे पहले तो बच्चों पेपर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? क्या करना था मुझे? पेपर, हाँ। तो बच्चों देखते हैं स्टार्टिंग से। बच्चों मुझे बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत? बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? सेकंड बच्चों, इसमें कोई डाउट? देखो, ए रॉड रिलीज फ्रॉम रेस्ट 30 डिग्री, एंगुलर मोमेंटम व्हेन पासिंग थ्रू हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो देखो, ये रॉड ऐसे है, इसका सेंटर ऑफ मास ये रहा, ये L/2, ये 30, तो ये होगा L/2 sin 30 यानी कि L/4। अब ये नीचे आएगा तो एनर्जी कितना लॉस करेगा? mg L/4। किस में जाएगी रोटेशनल एनर्जी? तो L² / 2I, I लिख सकते हो mL²/3, जैसे P²/2m वैसे L² / 2I, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम पूछा है तो हम डायरेक्ट L निकाल लेंगे। ओमेगा वो भी कर सकते हो, ओमेगा निकाल के फिर उससे भी कर सकते हो, वो एक ही बात है, क्योंकि जनरली हम उसी से ही करते हैं। अब इसको वहां भेज दो, बस आ जाएगा। समझ गया ना क्या किया? mg L/4, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी L² / 2I, तो L पूछा है वो निकल आएगा। बोलो सार्थक, कहीं डाउट लग रहा? या फिर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से पहले ओमेगा निकाल लो, फिर आई ओमेगा कर दो, वो भी कर सकते। आंसर तो खेल देख लेना उसमें। चलो लाओ, एक काम करता हूँ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से कर देता हूँ, वो सही रहता है। हाफ आई हो गया mL² / 3 ओमेगा स्क्वायर। देखो एक ml कट गए, 3g/L2 का अंडर। अब आई ओमेगा कर दो, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? बोलो कोई दिक्कत हो? ठीक है। थर्ड बच्चों, इसमें कोई डाउट? देखो, डिस्क ऑफ सेम मास सेम थिकनेस, देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो सेम मटेरियल एंड थिकनेस, रेडियस ये है, देखो आई mR²/2। मास कैसे लिखोगे? पाई R² इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी इंटू R²/2। सारी चीजें सेम है, तो प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? R⁴, R² इंटू R², R⁴। अब 0.2 0.6, तो 1/3 का रेशो है, उसका 4 करोगे तो 1/81, 1/81, तो 1/81 के हिसाब से आंसर ए। समझे कि नहीं बच्चों? बोलो कोई दिक्कत? बच्चों फोर्थ, इसमें कोई डाउट? फोर्थ बच्चों, फिफ्थ बच्चों, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसमें कोई डाउट बच्चों? सेवंथ, देखो डिस रेडियस रोल्स ऑन रफ फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इन 1/4 रिवॉल्यूशन। तो देखो ए यहां पे है, 1/4 रिवॉल्यूशन में ए यहां पहुंच जाएगा, ए यहां पे है, इधर आ जाएगा, तो आगे कितना जाएगा? अगर हम आगे देखें, एडस बच्चों, हाँ देखना, देखो ये डिस्टेंस वो चलेगा, पूरे सर्कल में चलता है πr, 2πr, तो आधे में πr, उसके आधे में πr/2, ये r और एक ये एक्स्ट्रा r है, तो नेट ये हो जाएगा, नेट ये हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो R² + R²
π/2 + 1 का स्क्वायर अंडर रूट। समझे कि नहीं? अब उस हिसाब से देख लो जो भी मैच कर रहा हो। रेडियस शायद 1 दी है, हाँ तो बस देख लेना जो भी आना। समझ पाए कि नहीं? देखो आराम से, कोई दिक्कत हो? ठीक है बच्चों, फिर बताओ 8th, इसमें कोई डाउट? देखो देखो ये चार्जेस हैं, देखना Q, 2Q, 4Q। व्हाट इज रेशो ऑफ टेंशन स्ट्रिंग AB? तो मान लो ये T1, ये T2, T1 T2 निकालना, ठीक है? अब समझो, इस पे फोकस करो। ये फोर्स लगाएगा, ये कितना KQ 2Q अपॉन R², ठीक है ना? मान लो बीच की डिस्टेंस D है तो D² कर लो। इसका लिखोगे तो KQ 4Q अपॉन 4D²। ये दोनों कट गए, जोड़ोगे तो कितना आ गया 3, 2 और 1 3। इधर देखो इन दोनों का फोर्स K 2Q 4Q D², इन दोनों का K 4Q Q D²। 8 और 4 12, यहाँ कितना आया 12, सॉरी इसमें भी 4D² आएगा, तो 8 और 1 9, यहाँ कितना आया था 2 और 1 3, तो 3 और 9, तो रेशो लोगे तो 1:3। समझ पाए ना? ओके बच्चों फिर बताओ 9th, इसमें कोई डाउट? देखो 9th बच्चों, देखो बीच में न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है, बीच में न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है मतलब दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव। उसमें भी बच्चों इसके पास में है, इसके पास में है तो Q1 छोटा होना चाहिए। मैंने बताया था छोटे वाले के पास में होता है। अब यहाँ +1 रखता हूँ तो ये इधर तेज धक्का मारेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और वही दे रखी है यानी कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये भी पॉजिटिव, Q1 बड़ा होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव। अब देखो Q1 Q2 बोथ पॉजिटिव, पहला ही सही लग रहा है, समझ गए? ओके 10th देखते हैं। देखो व्हील मास सेम, चार्ज Q डायमेट्रिकली अपोजिट एंड रिमेन इक्विवेलेंट रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है बच्चों? जैसे हमने रोटेशन पढ़ा है वही चीज है, ये चीज है, देखना Q, इस पे फोर्स लगेगा इधर QE, इस पे फोर्स इधर QE, ठीक है? अब बच्चों वही ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, इधर वही mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा, नॉर्मल, सारी कहानी वैसी है। बच्चों इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करता हूँ तो mg कॉस थीटा QE नॉर्मल, और अगर कोई फ्रिक्शन होगा तो उसका भी टॉर्क 0, उसका भी टॉर्क 0। ये इधर घुमाएगा तो mg साइन थीटा r, कॉस थीटा इधर QE साइन थीटा, तो कॉस थीटा वाले का तो 0 हो गया, QE साइन थीटा डिस्टेंस 2r, साइन थीटा कट गए। तुम्हें क्या चाहिए था? पूछा क्या इन्होंने? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो आ गया mg/2q, mg/2q यानी कि B। बच्चों फिर समझो mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा, नॉर्मल, फ्रिक्शन, ये सब तो वही चीज है। इस पे QE इधर, इस पे QE इधर, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करोगे तो इसका और इसका टॉर्क आएगा, बस वो बैलेंस करना, ठीक है ना? ओके बच्चों फिर देखो 11th, इसमें कोई डाउट बच्चों? 11th देखो, लेट I1 I2 बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म स्केल प्लेट
अबाउट APC एंड OPO डैश रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देखो मैंने बताया था स्क्वायर में किसी के भी अबाउट निकालो सेम ही आता है, मैंने बता रखा है स्क्वायर में ऐसे 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 किसी के भी अबाउट निकाल लो, मतलब जो सेंटर से पास कर रही सबका सेम आता है, तो रेशो 1, समझ गए। 12th बच्चों, इसमें कोई डाउट? 13 बच्चों, 13 देख लेते हैं। यूनिफॉर्म क्यूब ऑफ साइड बी, मास एम, रेस्ट सब ठीक है। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड नॉर्मल टू वन ऑफ द फेस, ठीक है। हाइट 3b/4, ठीक है। व्हाट शुड बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द क्यूब एंड टेबल सो दैट इट विल टिप अबव द एज बिफोर इट स्टार्ट स्लाइडिंग। तो बच्चों स्लिप करने से पहले पलट जाए, टिप करने का मतलब है कि वो पलट जाए। तो बच्चों पलटने की, देखो फिसलने की शर्त अगर हम निकालें तो फिसलने की शर्त होगी F शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी। ये तो फिसलने की शर्त हो गई। और म्यू व्यू कुछ दिया है क्या? नहीं दिया, अच्छा वो निकालना है, ठीक है। अब पलटने की शर्त देखोगे तो पलटेगा तो इस पॉइंट के अबाउट पलटेगा, तो mg नॉर्मल फ्रिक्शन और ये 3b/4 पे F लग रहा है, तो देखो इसका 0 इसका 0, ये इधर ये इधर, तो F और इसकी डिस्टेंस क्या दी है 3b/4 ग्रेटर देन mg और ये डिस्टेंस b/2। तो अब F यहां से क्या आ गया mg, mg बच्चों 2mg अपॉन 3। तो बच्चों एक बार मान लेते हैं कि ये 50 है और वो 60 है, तो बताओ पलट कब रहा है 50 पे और फिसल कब रहा है 60 पे, तो पहले क्या होगा पलट जाएगा। तो ऐसी ही कोई कंडीशन होनी चाहिए कि भाई ये चीज इससे कम होनी चाहिए, ये चीज इससे कम होनी चाहिए। तो एक बार लिमिटिंग केस में मान लो इस पे वो फिसलेगा, इस पे वो पलटेगा, तो ये चीज इससे कम होगी तो पहले पलट जाएगा। तो म्यू एम जी शुड बी लेस देन mg2/3। mg से mg चले गए तो म्यू हो जाना चाहिए ग्रेटर देन 2/3। कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं, पर बेटर ये रहता है कि इससे कर लो। सेंटर ऑफ मास से भी कर सकते हो, इससे आसान पड़ता है बस ये। सेंटर ऑफ मास से भी कई लोग करते हैं बट इससे आसान पड़ेगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ना हो तो इसी से करना बेटर रहता है, ठीक है ना। ओके 14 बच्चों, इसमें कोई डाउट? बच्चों 15 देखो बच्चों याद करो मैंने IAOR डिस्कस किया था, याद है? इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। बच्चों ये F है, बच्चों ये चीज होती है IAOR। तो उसमें मैंने बताया था कि फ्रिक्शन विक्शन की डायरेक्शन वगैरह पता करने में ये काफी हेल्पफुल हो जाता है। एक बार फ्रिक्शन भूल जाते, बताओ इस पॉइंट के अबाउट नॉर्मल और mg का टॉर्क क्या है 0। ये कहाँ घुमाएगा F, कैसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका टॉर्क इधर आ रहा है इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। हाँ तो क्लॉकवाइज ही घुमाएगा वो। हम उस पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं, देखो इस पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं, तो नॉर्मल mg 0, मान लो ऐसे कोई कील लगा के यहाँ गाड़ दिया, यूं खींचोगे तो यूं ही घुमाएगा क्लॉकवाइज। अब इसके अबाउट क्लॉकवाइज है तो इस सेंटर के अबाउट भी क्लॉकवाइज ही घूमना चाहिए। अब सेंटर के अबाउट देखो mg कहाँ घुमा रहा है, नहीं नॉर्मल नहीं, ये कहाँ घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इसको घूमना क्लॉकवाइज चाहिए। तो अगर मैं फ्रिक्शन यहां लगा दूंगा यहां, तो ये इधर वो ऐसे घूम ही नहीं पाएगा, नहीं घूम पाएगा। इसका मतलब
फ्रिक्शन को यहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि इसके अबाउट जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी या अल्फा की डायरेक्शन होगी वही इसके अबाउट होनी चाहिए। तो फ्रिक्शन को यहीं लगना पड़ेगा, तब जाके वो इसके अबाउट ये, इसके अबाउट ये, इसका टॉर्क इससे ज़्यादा होगा तो हो पाएगा। तो अल्टीमेटली वो घूमेगा ऐसे। अब बच्चों फील हमें ऐसा आता है कि हम किसी को ऐसे खींचेंगे तो ये खुलता हुआ उधर खुल जाएगा, लेकिन बच्चों यहाँ प्योर रोलिंग है, क्वेश्चन की वैलिडिटी हमें चेक नहीं करनी होती, हम नॉर्मल लॉजिक नहीं लगाएंगे। यहाँ वो प्योर रोलिंग कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है तो हमें फील नो डाउट यही आता है कि हम ऐसे खींचेंगे तो वो यूँ घूमेगा, और रियल लाइफ में घूमेगा भी, लेकिन क्वेश्चन में प्योर रोलिंग दे रखी है, प्योर रोलिंग दे रखी है तो उस हिसाब से उसको ऐसे ही घूमना पड़ेगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अब बच्चों वो अगर ऐसे घूमेगा तो रस्सी को बाउंड करेगा, फ्रिक्शन पीछे इधर चलेगा, थ्रेड अनवाइंड गलत है, थ्रेड वाइंड, स्पूल रूटेड क्लॉकवाइज एंड फ्रिक्शन एक्ट लेफ्टवर्ड, यही सब तरफ से सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला। समझ पाए बच्चों? ओके 16 बच्चों, इसमें कोई डाउट है क्या? देखो ये याद करो, अपने मॉड्यूल में भी था वही क्वेश्चन, एक बार मैं रीड कर लेता हूँ फिर भी। प्योर रोलिंग अप एंड मोमेंटली एंड देन रोल अप, हाँ ठीक है। देखो जब ये ऊपर जाएगा तो ऐसे जा रहा होगा, तो बताओ ओमेगा कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा नॉर्मल, कोई टॉर्क देगा नहीं। तो ओमेगा को कम करने के लिए फ्रिक्शन का टॉर्क चाहिए जो कि ऐसे ही होना चाहिए, तो फ्रिक्शन इधर। अब जब वो नीचे आएगा तो यूं घूम घूम के आएगा, ओमेगा बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। वही एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा नॉर्मल का कुछ है नहीं। फ्रिक्शन आगे लगाओगे तो कम कर देगा, पीछे लगना चाहिए। तो ऊपर जाते समय भी आगे है और नीचे आते समय भी उधर ही। याद आया बच्चों? ये मॉड्यूल में भी था, डिस्कस किया था। ओके 17 बच्चों देखो, डिस्क प्योर रोलिंग, ठीक है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट पॉइंट पी। तो बच्चों मैंने दो केस डिस्कस किए थे, याद करो, एक जब कांस्टेंट स्पीड हो और दूसरा जब वेरिएबल हो। तो कांस्टेंट स्पीड में बच्चों मैंने बताया था कि हर पॉइंट का एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ होगा v²/r या ओमेगा स्क्वायर आर। तो एक्सीलरेशन इधर और वेलोसिटी इधर v, इधर v, तो इधर √2v। तो एंगल कितना हो गया? 45। वेलोसिटी इधर और एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ 45। समझ पाए ना? ठीक। 18 नंबर, इसमें कोई डाउट बच्चों? देखो ये भी अगर याद तो क्लास में किया था, ये भी वही क्वेश्चन है, क्लास में हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था। देखो ये ऐसे है, ठीक है। देखो 500 न्यूटन रेडियस 1 मीटर, मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिससे कि वो रुका है, ठीक है। देखो कहानी वैसी है, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा नॉर्मल, फ्रिक्शन टी। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करो, एम जी का 0, कॉस थीटा का 0, नॉर्मल का 0, टी और एफ बराबर होना चाहिए, तो टी आर एफ आर, तो टी इक्वल टू फ्रिक्शन। अब इधर बैलेंस करो, एम जी साइन थीटा, टी प्लस एफ, टी और एफ बराबर है तो 2f एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा 2, फ्रिक्शन म्यू एम जी कॉस थीटा, तो टेन थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2, थीटा कुछ दिया है 30, तो टेन थीटा बाई 2 यानी कि 1/2√3, 1/2√3। खत्म। बोलो कहीं डाउट? ठीक है 19, इसमें डाउट है? बताओ बताओ। Which of the following is closest the minimum acceleration tip? बच्चों को पलटाना है, क्या करना है? पलटाना है। तो देखो बच्चों ये सिलेंडर,
लॉजिकली सोचो बच्चों, जैसे ये रखा है, अचानक ये आगे जाए तो ये कहाँ पलटेगा? पीछे। तो इस पॉइंट के अबाउट पलटेगा, इधर mg, इधर नॉर्मल, इधर फ्रिक्शन, और इधर एक स्यूडो फोर्स ma। अब नॉर्मल फ्रिक्शन 0, ये इधर पलटाएगा, ये रोकेगा, तो इसका ज्यादा होना चाहिए। तो एम ए इंटू एच बाई टू, एम जी इंटू आर, एम कट गया, तो एक्सीलेशन होना चाहिए जी टू जी आर बाई एच से ज्यादा। हाँ, अब वैल्यूज अगर इसमें रखते हो तो 2, ग्रेविटी कितना है, मतलब 10 मान लो, रेडियस कितनी है, रेडियस कुछ दी है, रेडियस है ना, और हाइट 10, तो बस 4 आंसर। समझ गए? बोलो बच्चों, कहीं कोई डाउट लग रहा हो? ठीक है, ओके। कहाँ थे अपन? मोबाइल 19 क्लियर है ना? ओके 20 बच्चों, इसमें डाउट कोई नहीं? मैं देखता हूँ। ए वेज ऑफ मास m इक्वल टू 4m लाई ऑन फ्रिक्शनलेस प्लेन, ए मास m अप्रोचेज द वेज विद स्पीड v, देयर इज नो फ्रिक्शन, वो सब ठीक है। पार्टिकल मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो बच्चों मैक्सिमम हाइट पे इनकी स्पीड सेम हो जाएगी, इनकी स्पीड सेम हो जाएगी, ये क्लियर है? अब बच्चों एम वी पहले मोमेंटम, बाद में 4m v डैश m v डैश, v डैश आ गया v बाई 5, ये क्लियर है? अच्छा, अब वही एनर्जी कंजर्वेशन, तो पहले एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, बाद में हाफ 4m प्लस m v बाई 5 का स्क्वायर प्लस m g h। तो अब देखो एम वी स्क्वायर बाई 2, एक 5 कट जाएगा, तो एम वी स्क्वायर बाई 10 एम जी एच, एम कट गए, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो 4 बाई 10, 2 बाई 5, 2 बाई 5 वी स्क्वायर बाई जी, तो 2 बाई 5 वी स्क्वायर बाई जी यानी कि 3rd। समझ गए ना अभी? ओके, ये था 20। अब आगे आते हैं बच्चों, उसमें डाउट है? कोई नहीं, देखते हैं, चलो इसे मैं रुक के करता हूँ अभी, रुको, उससे पहले वो करते हैं। 22, इसमें कोई डाउट? 22 बच्चों, 23, इसमें कोई डाउट? 24 देखो 6 चार्जेस ये लिखे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय प्लस क्यू ऑन प्लस क्यू इज एफ, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन प्लस क्यू, ये तो सीधा सा है। देखो देखना, ये हेक्सागन, ये क्यू, क्यू क्यू 3q, क्यू क्यू 3q, -4q, -3q, -2q। देखो इसको हटा के इसको 5 मान लो, माइनस, और ये इसको हटा के, ये काम करता हूं, इसको हटा के इसको 4q मान लेता हूं, ये इसको हटा के 5q मान लेता हूं। अब 5q का और ये 120 पे होगा, तो नेट आएगा 5, इसका 4, 5 और 4 मिलके 9, तो ओवरऑल फोर्स कितना हो जाना चाहिए? 9 टाइम्स। ओवरऑल फोर्स क्या हो जाना चाहिए? 9 टाइम्स। समझ ना? 25 बच्चों, इसमें कोई डाउट? देखो, डिस्क कम टू रेस्ट, तो देखो इस केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो फाइनली रुक गई, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? 0। तो अब मैंने बता रखा है इस केस में इस पॉइंट के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना होता है। तो चलने का लिखोगे एम वी नॉट आर, घूमने का लिखोगे आई एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा, लेकिन -0। अब वी नॉट बाई आर ओमेगा,
तो देखो एक आर तो कट गए, मास कट गए, वी नॉट बाई आर ओमेगा हो जाएगा 2, नहीं वी नॉट बाई 1/2, आंसर 1/2 ही ना, ठीक है ना, समझ गया ना, बोलो कोई डाउट, ठीक। अब जो एक रह गया उसको देखते हैं। A rigid body is made of 3 identical thin rod each of length fastness, वो सब ठीक है, body rotate horizontally hung, वो सब ठीक है, body allowed to fall, वो भी ठीक है, ठीक है। एंगुलर स्पीड जब वो वर्टिकल हो जाए, एंगुलर स्पीड जब वो वर्टिकल हो जाए, तो बच्चों अब थोड़ा सा समझो, देखो जैसे पहले वो h इस शेप में है, बाद में वो h बच्चों इस शेप में आ गया, तो बच्चों ये वाला देखो, इसके सेंटर ऑफ मास में क्या फर्क आया, ये वाला, हाँ कुछ नहीं, ठीक ना, जैसे चाहो तो पूरे का एक साथ कर सकते हो, वो भी सही है, पूरे का करोगे तो ये इधर ये इधर, तो m 3m g l/2, अगर पूरे का करना चाहो तो 3m g l/2, हर एक का मास है ना, कोई नहीं हम सबका mm मान लेते हैं, चेक कर कट जाएगा। अब हाफ I ओमेगा स्क्वायर, I लिखो, इस वाली रॉड का 0, इसका ml²/3, इस वाली का ml², क्योंकि वो ऐसे घूमेगी तो उसका ml²। अब आ जाना चाहिए, ओमेगा पूछा है, क्या पूछा है, हाँ बस निकल आएगा, समझ गया ना। चाहो तो देखो 4 2 9 9/2, 9/2 जैसा कुछ आ रहा है, 4 में कितना दिया है, नहीं चलो खैर कोई नहीं, वापस कर लेते हैं, ये सही किया है 3m g l/2, हाफ I भी सही लिखा है मैंने, ठीक है। अब देखते हैं, 2 कट गया, नहीं 9, और इन्होंने क्या दिया 30 दिया है, तो 9 आना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके 30 दिया, एक बार पूरा रीड कर लेते हैं, कुछ और चीज़ हो वरना फिर डिस्कस करते हैं। ए रिजिड रॉड इज मेड ऑफ 3 आइडेंटिकल थिन रॉड ईच विथ लेंथ L फास्टिंग टुगेदर, द बॉडी इज फ्री टू रोटेट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, स्पीड ऑफ बॉडी व्हेन द प्लेन H इज वर्टिकल। ये बच्चों इससे जो अपना आ रहा है, अगर मैं और प्रॉपरली सॉल्व करूं तो 3m gl 4 ml²/3 ओमेगा², ठीक है बच्चों, मैं करेक्ट करवा दूंगा 9, ठीक है ना, नहीं वो एक जनरल मिस्टेक होती है, जब पूरा एक साथ लेके करते हैं ना तो जनरली वो होता है, हो जाता है। खैर बच्चों मुझे ये बताओ, एक लास्ट मतलब इस वाले क्वेश्चन में अपना आंसर गड़बड़ है, इसके अलावा कोई और करेक्शन या आंसर गड़बड़ लगा तो इसका मैं आंसर भेज देता हूँ 21। ठीक है, ठीक बच्चों, चलें अभी आगे, ठीक। बच्चों टॉपिक डाइपोल हम पढ़ रहे थे, डाइपोल के, अच्छा पोटेंशियल स्टार्ट कर दिया था, पोटेंशियल के बाद बच्चों अगर हम देखें तो ओके जीरो पोटेंशियल पॉइंट बच्चों हम पढ़ने वाले हैं, तो वो देखते हैं।
दीप्ति, अगर बेसिक आइडिया हो तो आई थिंक कर लोगे, चाहो तो क्लास अटेंड कर सकते हो, 12 तो तुमने किया हुआ है तो अभी से भी थोड़ा समझ सकते हो, ठीक है ना, तो क्लास करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक। ठीक है, तो बच्चों अब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसे समझते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों समझो जीरो पोटेंशियल पॉइंट, जीरो पोटेंशियल पॉइंट हम किसे बोलते हैं, ऐसे पॉइंट्स जहां टोटल पोटेंशियल अपना क्या हो, जीरो, टोटल पोटेंशियल जीरो। आदर्श तुम बताओ पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू बाई आर, विथ साइन हम लेते हैं। अब बच्चों समझो, जैसे मान लो अकेला ये प्लस क्यू चार्ज है, अकेला ये प्लस क्यू चार्ज है, तो अकेला प्लस क्यू चार्ज है, अगर मैं पूछता हूं जीरो पोटेंशियल पॉइंट कहां मिलेगा, तो कहां मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, इन्फानाइट पे जाके मिलेगा, तो इन्फानाइट का कोई मतलब नहीं। बच्चों मान लो ये दो जीरो पोटेंशियल, दो पॉजिटिव चार्ज, इस केस में जीरो पोटेंशियल पॉइंट कहां मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि कट ही जाएंगे। अकेला निगेटिव चार्ज, इसमें कोई जीरो पोटेंशियल पॉइंट मिलेगा, समझ गए। तो अब अकेला एक निगेटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, तो उसमें तुम्हें जीरो पोटेंशियल पॉइंट कहां मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। अब मान लो दो निगेटिव चार्ज, दो निगेटिव चार्ज, अब जीरो पोटेंशियल पॉइंट कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो बच्चों अकेला पॉजिटिव चार्ज हो या अकेले निगेटिव चार्ज हो, तो तुम्हें कभी कोई जीरो पोटेंशियल पॉइंट मिलने वाला नहीं। जीरो पोटेंशियल पॉइंट केवल तब मिल सकता है जब दोनों टाइप के चार्ज हो, प्लस वाला भी हो और माइनस वाला भी। ये चीज क्लियर है। अब बच्चों समझो, अब बच्चों इसमें ट्राई करो, जैसे ये या इससे पहले एक रुको, ऐसे देख के बच्चों बताओ सिंपल सा। मान लो बच्चों मैंने बोला ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, सोच के बच्चों बताओ इस केस में जीरो पोटेंशियल पॉइंट कहां मिल सकता है, इस लाइन पे, मिड पॉइंट। मान लो ये आर, ये आर, इसकी वजह से प्लस के क्यू बाई आर, इसकी वजह से माइनस के क्यू बाई आर, जीरो। क्लियर है। अब बच्चों ध्यान से समझो, इस लाइन पे ये है। अब अगर मैं इस पूरी लाइन को देखता हूं बच्चों, बताओ यहां पोटेंशियल, यहां, यहां, यहां जीरो, तो इस पूरी लाइन पे भी पोटेंशियल जीरो होगा। अब अगर बच्चों मैं स्पेस में देखता हूं, स्पेस में, तो बच्चों ये अगर मैं यहां पोटेंशियल पूछता हूं दोनों का बराबर जीरो, यहां पूछता हूं दोनों का बराबर जीरो। अब बच्चों मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। मैं पूछता हूं बच्चों पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ जहां जीरो पोटेंशियल पॉइंट होगा ऑन एक्स एक्सिस, जीरो। अब अगर मैं इक्वेशन मतलब पाथ की इक्वेशन पूछता हूं एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में पाथ की इक्वेशन बताओ जिसमें जीरो पोटेंशियल हो, एक्स इक्वल टू जीरो या वाई एक्सिस। अगर मैं पूछता हूं पूरे स्पेस में, पूरे स्पेस में आप पाथ की इक्वेशन या पाथ के बारे में बताओ जिसमें जीरो पोटेंशियल हो, z इक्वल टू जीरो या सॉरी जेड एक्स प्लेन एक्स जीरो, तो इस पूरे प्लेन पे अपना जीरो पोटेंशियल होगा, एक्स जेड वाई प्लेन, हाँ जेड वाई प्लेन। समझ गए ना बच्चों, ठीक है। अब फिर समझो बच्चों, ये वाला समझ गए ना, ठीक है। अब बच्चों कहाँ गया, अब इसे ट्राई करो। अब बच्चों लोकेशन ऑफ जीरो पोटेंशियल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये +2q और ये -q, एक बार बच्चों ट्राई करो फिर मैं डिस्कस करता हूं। अब आपको बताना है कि भाई जीरो पोटेंशियल पॉइंट कहां हो।
सबसे पहले एक्स एक्सिस पे निकालना, बहुत आसान सा है। सही है। देखो बच्चों, यहां से x मान लेता हूं, या चलो यहां से x मान लेता हूं, तो यहां से 6 माइनस एक्स, इसका पोटेंशियल k 2q अपॉन x, k माइनस q अपॉन 6 माइनस एक्स, 0। बच्चों k और q कट गए, इसको वहां भेजते हैं, तो 2 बाई एक्स 1 अपॉन 6 माइनस एक्स, 12 माइनस 2x x, x इक्वल टू 4। तो वहां से 4 या यहां से 2। बच्चों इतना समझ पाए? ठीक है बच्चों, इसमें कहीं कोई दिक्कत? अब बच्चों थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, ये चीज क्लियर है ना? ठीक, इसी में बच्चों आप ट्राई करो, लोकस ऑफ पॉइंट इन xy plane where v is 0। अब सोचो, हाँ देखते हैं, पहले ये चीज तो समझ गया ना, पिछले क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं ना, तो ये पॉइंट होगा। अब और सोचो, xy प्लेन में लोकस बताना है जहां पोटेंशियल 0। बच्चों पहला पार्ट क्लियर है ना? ठीक है। नहीं, उसकी इक्वेशन बतानी है। तो इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैंने शायद 2-3 साल पहले ही देखा है, उसमें भी ऐसे ही इक्वेशन पूछी थी, यही पैटर्न था, डेटा थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। पूरी सॉल्व करके बताना। हाँ मतलब ट्राई करो एक बार, फिर मैं वापस बताता हूँ। तो खैर बच्चों, एक काम करो, ये वाला समझ गए ना? ठीक है बच्चों, इसमें सबसे पहले एक चीज और समझो, ये अपना आंसर निकला है, इसमें एक और आंसर हो सकता है, पहले वो निकालो। एक काम करो बच्चों, इस क्वेश्चन से पहले इसमें एक और आंसर हो सकता है, वो निकालो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ये तो अपन ने निकाल लिया, इसी x एक्सिस पे बच्चों एक और आंसर हो सकता है, वो थोड़ा सा सोचो। क्या किया तुमने? उस पर पोटेंशियल 0 कर दिया, सही है। अब इसको एक बार और सॉल्व करो, इसमें हाँ एक और पॉइंट हो सकता है, उसे निकालो। सही है, सही है। उससे 6 पे, जैसे बच्चों हमेशा छोटे वाले के पास में ही रहेगा। अब मान लो बच्चों यहाँ कहीं पोटेंशियल 0 है, ये डिस्टेंस d मान लेते हैं, तो अब अगर पोटेंशियल लिखोगे तो उस पॉजिटिव की वजह से k 2q अपॉन 6 प्लस d, उस नेगेटिव की वजह से k माइनस q अपॉन d, 0। k q कट गए बच्चों, d निकालोगे तो इससे d निकल के आ जाएगा 6, d कितना आ जाएगा 6। ये क्लियर है? अब बच्चों मैं डिस्कस करता हूँ, बच्चों ये वाला समझ पाए ना? अब ये अगर बच्चों मुझे एक्स वाई प्लेन में लोकस निकालना, तो कोई भी मैंने जनरल पॉइंट लिया x, y, x, y, तो k 2q एक्स वाई से बच्चों अगर मैं इसकी डिस्टेंस लिखूंगा तो ये पॉइंट है 0 0, तो डिस्टेंस होगी रूट ओवर प्लस k माइनस क्यू
इससे डिस्टेंस होगी बच्चों 6 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस, सॉल्व करोगे लोकस आ जाएगा। एक बार बच्चों थोड़ा सा मुझे वापस बताओ, शायद मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, समझ पाए कि नहीं? आदर्श तुम कुछ समझ पाए? ये वाला मैं बताता हूँ, फर्स्ट वाला पहले देखो बच्चों, ये समझ पाए कि नहीं? ये वाला मैं बताता हूँ, इसमें मैथ्स यूज की गई है। जैसे मान लो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट। तो मान लो मैंने कोई पॉइंट ऐसे ले लिया x, y, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, x माइनस जीरो का स्क्वायर y माइनस जीरो का स्क्वायर अंडर रूट। तो या तो अब इसकी वजह से पोटेंशियल ये, अब उससे पोटेंशियल लिखोगे तो इसका कोऑर्डिनेट है 6, 0, तो इससे डिस्टेंस क्या होगी, x माइनस 6 का स्क्वायर y माइनस 6 का स्क्वायर y माइनस जीरो का स्क्वायर, मतलब ये डिस्टेंस होगी। सॉल्व करोगे आ जाएगा। अभी समझे बच्चों? अब बच्चों लेकिन इसके अलावा एक बेटर मेथड ये हो जाता है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो समझो। ये मेथड प्योर मैथ्स के अकॉर्डिंग हो जाएगा, लेकिन एक बेटर मेथड मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो समझते हैं। इतना समझ गए ना बच्चों? देखो मुझे बताओ, यहाँ जीरो पोटेंशियल तुम्हें कहाँ मिला, 4 पे और 6 पे, तो यहाँ से 4 और यहाँ से 12, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हुई, 8, दोनों के बीच की डिस्टेंस 8, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल में आपका डायमीटर हो, वो क्या होगा, डायमीटर। तो एक्चुअल में क्या होगा, जैसे ये दो पॉइंट तुम्हें जीरो पोटेंशियल के मिले, एक 4 और एक 12, तो इसका कुछ ऐसा सर्कल बनेगा कि ये इसका डायमीटर हो। अब 4 और 12 के बीच में क्या आता है, 8, तो सेंटर तुम्हारा क्या होगा, 8, 0, रेडियस कितनी होगी, 4। तो आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली दोनों पॉइंट्स निकाल लो, ठीक है ना। अब तुम्हें इस सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, तो सर्कल का सेंटर पता है, तो x माइनस 8 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर और रेडियस 4 स्क्वायर। समझ गए बच्चों? तो अब बच्चों स्पेस में लिखने का ट्राई करो। हेलो, तो तुम बात कर पो, चलो मैं लगाता हूँ, ठीक। हाँ ठीक। बच्चों अब स्पेस में लिखने का ट्राई करो, जैसे ये हमने प्लेन में लिखा है, इसी तरीके से ट्राई कर लो, उससे तो वो जैसे मैंने अभी बताया ना उस तरीके से ट्राई कर लो, वो आसान पड़ेगा। स्पेस में लेके करोगे वो भारी पड़ेगा, जैसे मैंने अभी बताया ना उससे ट्राई कर लो। हेलो, हाँ मैं राजुल बोल रहा हूँ, आप मेरे दूसरे नंबर पे कॉल कर रहे थे। हाँ मैं क्या क्लास में हूँ, तो खैर बोलो क्या कुछ अर्जेंट था क्या? नहीं नहीं बोलो, अगर कुछ अर्जेंट हो तो मुझे बता दो, मैं फ्री होके लगा। अच्छा अरे यार ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, मैं उनसे बोल सकता हूँ। हाँ वो मैं मानता हूँ, तो मैं उन्हें बोल सकता हूँ, बाकी तो खैर वही है। और आगे बोलो आप। ये चीज़ आप, मैं उनसे बात ज़रूर कर लूँगा, लेकिन वो आपको ही बात करनी पड़ेगी, मैं उनसे एक बार बोल दूँगा। हाँ ये बात भी सही है, ठीक है चलो देखते हैं। ठीक है ठीक।
सही बात है, सही बात है। ओके, मैं बात कर लूँगा, ठीक है। ओके, ठीक। ओके बच्चों, ये क्लियर है। अब बच्चों ये मान लो अगर स्पेस होगा तो स्पेस में इसी तरह से बनेगा, लेकिन वो स्फेयर बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? स्फेयर। अब स्फेयर का सेंटर बच्चों क्या होगा? यही होगा, यही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लस जेड स्क्वायर। बस खत्म। स्फेयर की इक्वेशन शायद पढ़ते होंगे आप लोग, 11th-12th में तो थोड़ी बहुत पढ़ी होगी। खैर कुछ नहीं है उसमें, बस जेड और आ जाएगा, मतलब यही आंसर है, बस प्लस जेड स्क्वायर और आ जाएगा, खत्म। मैंने तो सर ऐसा सोचा कि अगर ये एक्स वाई प्लेन है और स्पेस में ले जाएंगे तो एक जेड एक्सिस और जुड़ जाएगी, क्योंकि 3D में चला जाएगा वो, तो जेड एक्सिस भी जुड़ जाएगी और उसी प्लेन पे कर रहे हैं तो 8,0,0 हो जाएगा। हाँ बस वही करना है, 8,0,0 तो x माइनस एट, वाई माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो का स्क्वायर, बस खत्म हो गया। तो बच्चों अगर हम 2D में वो देखेंगे तो वो सर्कल बन जाएगा, 3D में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है। ठीक, ओके। अब बच्चों फिर इसमें हम आगे देखते हैं। क्लियर ना बच्चों? अब बच्चों जैसे हम ये तो हमने खैर कर लिया, ठीक है। अब बच्चों वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल देख रहे हैं, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल। तो बच्चों इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, बस प्लस माइनस रहता है। तो बच्चों मान लो बहुत पास में मैं पोटेंशियल लिखता हूँ तो के क्यू बाई आर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत दूर में जीरो। यहाँ बच्चों लिखोगे तो +1 इसमें नहीं रखते हैं, खैर वही के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, तो वही बहुत ज़्यादा लेकिन पॉजिटिव में ही, बस करो। समझ गए ना बच्चों? लास्ट में जीरो, यहाँ बहुत ज़्यादा इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब फिर देखो बच्चों, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। बच्चों इसी में वापस देखना, ये अगर बच्चों माइनस चार्ज होता तो क्या होता? बस इस तरह का बन जाता, नेगेटिव में बहुत ज़्यादा, लास्ट में जीरो। समझ गए ना बच्चों? ठीक है बच्चों। प्लस माइनस, बच्चों बताओ न्यूट्रल, न्यूट्रल नहीं, जीरो पोटेंशियल पॉइंट कहाँ मिलेगा? सेंटर। और कहीं मिलेगा क्या? पूरी लाइन पे मिल सकता है, लेकिन पूरी मतलब इस पर तो वही मिलेगा। अब बच्चों वही कहानी है, यहाँ पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाई आर, और बहुत ज़्यादा। यहाँ लिखोगे तो माइनस का के क्यू बाई आर, नेगेटिव में। यहाँ बच्चों ये डोमिनेटिंग करेगा तो बहुत ज़्यादा, ये डोमिनेटिंग करेगा बहुत ज़्यादा। समझ गए बच्चों? कोई भी दिक्कत इसमें? चले आगे बच्चों, ठीक। अब बच्चों ये है 4 मीटर 2 मीटर, अभी अभी जो हमने डिस्कस किया था, अगर थोड़ा याद हो, थोड़ा सा ये ठीक है समझना, अभी अभी जो हमने किया वही डेटा मैंने लिया। इसमें बच्चों देखोगे तो जीरो पोटेंशियल पॉइंट एक तो यहाँ मिलेगा, उसके अलावा बच्चों एक यहाँ मिलेगा 12 पे। हाँ यहाँ से 6 होगा, यहाँ से 6 होगा, ठीक है। अब बच्चों वही इसके इधर देखोगे तो ये डोमिनेटिंग रहेगा, तो वही बहुत ज़्यादा और लास्ट में जीरो, ठीक है। इसमें यहाँ बहुत ज़्यादा, इसमें यहाँ बहुत ज़्यादा, और इधर जीरो होना चाहिए, तो कर्वेचर लगभग वैसा ही रहेगा यूँ। अब यहाँ बच्चों समझना, बिल्कुल निगेटिव के पास में निगेटिव डोमिनेटिंग होगा तो ये इन्फानाइट पे हमेशा जीरो ही होता है, लेकिन फिर भी निगेटिव पास में है, निगेटिव तो खैर सोचेंगे अभी, निगेटिव पास में है उसका इफेक्ट आएगा या प्लस का? बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस पे वही डोमिनेटिंग करेगा, पॉजिटिव ही डोमिनेटिंग करेगा,
तो ओवरऑल वो एक पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव करने लगते हैं, तो पॉजिटिव में जीरो की तरफ टेंस करेगा, तो ऐसा कुछ। अब यहां समझना, ये किसकी लाइन थी, ये तो ऐसे ही है, इतना तक तो अपना हो गया, ठीक है। हाँ, निगेटिव में बहुत ज्यादा, ये उसका मैंने बनाया था, यहां जीरो को क्रॉस करना चाहिए। तो इस पार्ट को बच्चों अगर समझोगे तो यहां जीरो को क्रॉस करता हुआ ऐसा कुछ बनना चाहिए। बच्चों वापस समझो, प्लस बहुत ज्यादा लास्ट में जीरो, बहुत ज्यादा यहां जीरो होना चाहिए, नेगेटिव बहुत ज्यादा यहां जीरो होना चाहिए, नेगेटिव बहुत ज्यादा यहां जीरो होना चाहिए, और बिल्कुल लास्ट में पॉजिटिव, बिल्कुल लास्ट में पॉजिटिव, तो जीरो। हाँ, तो फिर ऊपर जाके नीचे आ पाएगा, क्योंकि लास्ट में जीरो चाहिए, तो जीरो से एकदम सीधा जीरो तो हो नहीं पाएगा, तो यही पॉसिबिलिटी बन सकती है। बच्चों शायद से मैंने ये सारे एग्जाम्पल इसमें करवा रखे हैं, ठीक है ना। हाँ, ग्राफ भी बच्चों वही सेम बना रखा है। क्लियर है ना बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? चले आगे हम, ठीक है। अब बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों क्या होता है, जैसे ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, तुम किसी चार्ज पार्टिकल को ए से बी लेके गए, चार्ज पार्टिकल को ए से बी लेके गए, तो बच्चों लगभग वैसी ही डेफिनेशन है। पहले मैं प्रॉपर डेफिनेशन बोल रहा हूं, फिर समझा दूंगा। तो समझो, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यस इन शिफ्टिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट स्लोली इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो जो पोटेंशियल की डेफिनेशन थी लगभग वही डेफिनेशन। तो ए से बी तुम क्यू नॉट चार्ज को लेके गए, वर्क तुम्हें करना पड़ा डब्ल्यू ए से बी अगेंस्ट, ए जी से मतलब अगेंस्ट। तो बच्चों वही क्यू चार्ज के लिए इतना वर्क, तो एक के लिए क्या करोगे, डब्ल्यू ए से बी अगेंस्ट अपॉन क्यू नॉट, और ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी। तो बच्चों वी बी माइनस वी ए क्या हो गया, डब्ल्यू ए से बी अगेंस्ट अपॉन चार्ज, या इसको माइनस करके बाई लिख सकते, माइनस करके बाई लिख सकते। अब यही बच्चों अगेंस्ट का मतलब होता है एक्सटर्नल वर्क डन, अगेंस्ट या एक्सटर्नल वर्क डन सेम मानते हैं। अगर मान लो हमें कभी वर्क डन निकालना हो, तो डब्ल्यू ए से बी एक्सटर्नल वर्क डन या अगेंस्ट वर्क डन, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिंपली बच्चों वर्क डन अपने पास क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? तो बच्चों वही मैंने इसमें आगे बता रखा, ये चीज क्लियर है? ठीक है बच्चों, याद रहे सारी चीजें आप कैसे रखोगे, विथ साइन, विथ साइन। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन एक बार आप अटेम्प्ट करो, ये रहा। मान लो बच्चों ये 2 वोल्ट है, ये -13 वोल्ट है। कैलकुलेट वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन शिफ्टिंग 0.3 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम ए टू बी। एक बार ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। माइनस का देखते हैं अभी, चलो देखते हैं। देखो अभी भी बच्चों हमने देखा W ए से बी अगेंस्ट VB माइनस VA इंटू चार्ज। तो VB कितना है -13, VA कितना है 2, चार्ज कितना है 0.3, तो 15 थी 45 माइनस का 4.5। लेकिन बच्चों ये अगेंस्ट वर्क डन है,
इसमें क्या पूछा है, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो अपना आया है उस पर एक नेगेटिव लगा दोगे, वो बाई वर्क डन माना जाएगा। तो ये जो हमने निकाला है वो अगेंस्ट वर्क डन है या एक्सटर्नल वर्क डन है। अगर हमसे वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछा है तो जो अपना आंसर है हम उसमें एक माइनस और लगा देंगे, वो फिर सही आंसर माना जाएगा। अभी समझ पाए बच्चों? तो उसी वजह से ये थोड़ा सा दिमाग में प्रॉपर रहना चाहिए, ठीक है ना बच्चों? कोई डाउट इसमें? चलें बच्चों आगे। ठीक, फर्दर बच्चों इसमें आप देखो, जैसे बच्चों कैलकुलेट वर्क डन इन शिफ्टिंग चार्ज Q फ्रॉम C टू B। तो बच्चों तुम C से B तक किसी Q चार्ज को शिफ्ट कर, तो इस लैंग्वेज का मतलब बच्चों होता है एक्सटर्नल वर्क डन। इस लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? एक्सटर्नल वर्क डन। ये 2R, ये R। एक बार बच्चों ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। बच्चों याद रहे, कैलकुलेट वर्क डन इन शिफ्टिंग। तो जब बाई वर्क डन पूछा जाता है तो प्रॉपरली लिखा होता है कि वर्क डन बाई निकालना। इस लैंग्वेज का मतलब मान के चलते हैं वही अगेंस्ट या एक्सटर्नल वर्क डन। कर लिया बच्चों? देखो जैसे W अगर मैं लिखता हूं तो C से B जा रहा हूं, तो वर्क डन होता है चार्ज इनटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। अगेंस्ट वाला होता है चार्ज इनटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो चार्ज है, B पे पोटेंशियल होगा KQ बाई 2R, C पे होगा KQ बाई 3R, क्योंकि डिस्टेंस 3R, ठीक है? तो Q KQR 3 2 1 बाई 6, खत्म। चेक करो बच्चों, कोई दिक्कत हो? समझ गया ना बच्चों? बोलो बच्चों, यहां तक कहीं कोई दिक्कत? ठीक, चले बच्चों आगे कर लो। ठीक है ना बच्चों? हटा दो इसे। ठीक, ठीक है। अब बच्चों देखो, जैसे ये एक रिंग है, रिंग, इस पे Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है बच्चों? ये पॉइंट है √3R डिस्टेंस पे, वो पॉइंट है √8R डिस्टेंस पे। कैलकुलेट वर्क डन इन शिफ्टिंग चार्ज Q फ्रॉम C टू B। लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, कर लो बच्चों। क्वेश्चन समझ गया ना? C टू B, C ये रहा, B ये रहा, तो C से B शिफ्ट कर, हाँ नीचे √8R है। A से C की डिस्टेंस है √8R और A से B की डिस्टेंस है √3R। सही कह रहा? क्योंकि बच्चों जब हम पोटेंशियल लिखेंगे तो ये वाली डिस्टेंस काउंटिंग में लेते हैं, तो √8 और R कितना होगा? 3R। ये डिस्टेंस निकालोगे तो 2R। तो पोटेंशियल बच्चों जब C पे लिखोगे तो KQ बाई 3R, B पे लिखोगे तो KQ बाई 2R। तो जो पुराना डेटा था वही डेटा आ जाएगा, आंसर भी वही आ जाएगा। समझ पाए ना बच्चों? सेम डेटा बन जाएगा, आंसर भी वही आ जाएगा, क्योंकि रिंग की वजह से पोटेंशियल में हम KQ बाई डिस्टेंस और ये डिस्टेंस यूज करते हैं। क्लियर ना बच्चों? कोई डाउट तो नहीं? हटा दूं बच्चों इसे? ठीक है। अब बच्चों ये आपके मॉड्यूल से क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो, बताओ। तो बच्चों कभी भी क्वेश्चन रहे, चाहो तो एक डायग्राम बना सकते हो कि A से B ऐसे जा रहा है 0.01 और वर्क डन दिया है 50 और ये अगेंस्ट वाला ही है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना नॉर्मल है,
नॉर्मल फॉर्मूला लग जाएगा, तो 15/0. ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपना सब कुछ स्टैंडर्ड वाले जैसा ही है, सीधा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत बच्चों? चले नेक्स्ट, इसे देखो बच्चों। जैसे बच्चों ये दो रिंग है, एक पे चार्ज है Q, एक पे चार्ज है -Q, रेडियस A। बच्चों ये आपके एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है सेम डेटा के साथ। तो आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और उसमें भी 2-3 बार कम से कम पूछा जा चुका है। क्या आ रहा है? सी देखते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू रिंग्स। जैसे बच्चों यहाँ पोटेंशियल लिखते हैं, तो क्या कर लो, देखते हैं। ए आ रहा है तुम्हारा, बी, ए देखते हैं, शायद से बी आ सकता है मेरे हिसाब से। बाकी हो सकता है मैं भी मिस्टेक कर रहा हूँ, वो देखते हैं। जैसे मान लो बच्चों यहाँ पोटेंशियल लिखोगे, तो इस पॉजिटिव की वजह से KQ/A, और उस नेगेटिव की वजह से KQ/A² + S²। अब यहाँ नेगेटिव की वजह से -KQ/A, और उस पॉजिटिव की वजह से KQ/A² S²। ये चीज समझ पाए? तो यहाँ पोटेंशियल ये होगा, यहाँ पोटेंशियल ये होगा, ये चीज समझ पाए बच्चों? अब दोनों को डिफरेंस करोगे, तो डिफरेंस करोगे तो ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे ट्वाइस KQ/A। इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी हो जाएंगे माइनस के ट्वाइस KQ/A² + S²। अब 2KQ कॉमन ले लो, 2KQ कॉमन ले लोगे तो मेरे हिसाब से फर्स्ट मतलब बी आ जाएगा। चेक करो बच्चों, कहीं डाउट लग रहा हो, समझ गए ना? तो इस वाली रिंग का पोटेंशियल एक तो इसकी वजह से होगा और एक उसकी वजह से होगा। ऐसे इस पॉइंट का पोटेंशियल इसके चार्ज की वजह से और उसके चार्ज की वजह से, फिर उसे सब्ट्रैक्ट करो। क्लियर है बच्चों? यही मान लो बच्चों, अगर किसी Q1 चार्ज को यहाँ से वहाँ ले जाओ, Q1 चार्ज को यहाँ से वहाँ ले जाओ, पूछा जाए वर्क डन बताओ, तो दिस इंटू Q1, दिस इंटू Q1, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। बोलो बच्चों, समझ पाए इसे? कहीं कोई दिक्कत? ठीक बच्चों, इसे हटा दूं, ठीक ना? हटा दो ना, ठीक। अब इसे ट्राई करो बच्चों। बच्चों पोटेंशियल में मैंने शायद होमवर्क दिया होगा कुछ, है ना? चलो फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। Potential at a point A is 3 volt and B is 7 volt. Electron moving A से B, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, B से जा रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवार्ड्स A फ्रॉम B, ठीक है ना? तो B से A जा रहा है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। टुवार्ड्स A फ्रॉम B, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ठीक है? It must have some kinetic energy at B to reach at A. It need not have any kinetic energy B to reach A, must have ये
ये तो खैर बच्चों ये थोड़ा सा आगे के टॉपिक से रिलेटेड है, थोड़ा सा आगे के टॉपिक से रिलेटेड है, तो चलो इसे बाद में डिस्कस करें। वैसे तो सिंपल सा ही है पर बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ ये क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों आगे फिर हम इसे बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक। कोई नहीं, अब बाद में डिस्कस करना है, छोड़ो अभी उसको थोड़ा बताना पड़ेगा तो बाद में करते हैं, चले। चलो खैर बच्चों अब वापस समझो, अभी अभी बच्चों हमने सीखा वर्क डन Q इंटू वी बी माइनस वी, ये एक्सटर्नल वर्क डन। इसी को बच्चों मैं बोल सकता हूँ Q इंटू डेल्टा वी, ये क्या है एक्सटर्नल वर्क डन। अब बच्चों याद करो जो एक्सटर्नल वर्क डन होता है वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, वो टोटल वर्क डन होता है। टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है। अब समझो बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसे एक्सेलरेट कर रहा है, जैसे आप ये समझो कोई और फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगा, इधर, तो वो उसको एक्सेलरेट करेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और कितने से बढ़ जाएगी, Q डेल्टा V से। ये अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो एनर्जी घट जाएगी, कितने से घट जाएगी, Q डेल्टा V से। तो सिंपली ये समझो अगर Q चार्ज को V वोल्टेज डिफरेंस या डेल्टा V वोल्टेज डिफरेंस से एक्सीलरेट करें तो वर्क डन क्या होगा, Q इंटू डेल्टा V। उस अमाउंट से डिपेंड ऑन सिचुएशन एनर्जी बढ़ या घट सकती। अब इसमें एक चीज पूछी जाती है, एक इलेक्ट्रॉन है उसको 4 वोल्टेज डिफरेंस से एक्सीलरेट किया, एक इलेक्ट्रॉन को 4 वोल्टेज से एक्सीलरेट किया, एक्सीलरेट का मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितने से बढ़ जाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितने से बढ़ जाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 14 वोल्ट से एक्सीलरेट करो तो 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लो उसकी पहले काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, एक्सीलरेट करने के बाद 90, 5 प्लस 14 90, पहले 0 थी अब 14, समझ गए। यही बच्चों अगर डिसेलरेट कर रहे हैं, मान लो पहले उसकी एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, इतने से डिसेलरेट किया तो कितनी हो जाएगी, 6। तो बच्चों इस चीज को हम कई जगह यूज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट से एक्सीलरेट करेंगे तो उसकी एनर्जी EV से बढ़ जाएगी या घट जाएगी, कि एक्सीलरेट कर रहे हैं या रिटार्ड कर रहे हैं। तो वही बच्चों मैंने यहाँ बताया है, Q चार्ज को V0 वोल्टेज से अगर एक्सीलरेट करेंगे तो KV0 ये। उसी में फिर बच्चों इलेक्ट्रॉन को अगर हम एक्सीलरेट कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल के फॉर्म में करवा दिया जिससे कि याद रहे, कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन को 5 वोल्ट से एक्सीलरेट किया है रेस्ट से, बताओ उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब बच्चों वापस देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों फिर अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना बच्चों, हाँ ठीक है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो वो समझना, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, ये इनफाइनाइट से तुम किसी चार्ज को लेके आए यहां तक, तो जो तुमने W इनफाइनाइट टू P अगेंस्ट वर्क किया, तो जो तुमने वर्क किया है वही पोटेंशियल एनर्जी, जो तुमने वर्क किया है वही पोटेंशियल एनर्जी। अब प्रॉपर डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ब्रिंगिंग ए गिवन चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज। ये क्लियर। अब बच्चों पोटेंशियल की डेफिनेशन दोगे तो भी यही थी, बस उसमें यह था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, तो पोटेंशियल के लिए बच्चों हम क्या लिखते थे, W इनफाइनाइट टू P अगेंस्ट अपॉन चार्ज।
तो वर्क यहां से क्या आ गया, क्यू वी, और जो ये वर्क है वही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इन्फानाइट से पी तक लाने में जो अगेंस्ट वर्क है, और वो भी हम स्लोली कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है बच्चों? अब पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में अगर आप रिलेशन निकालो तो क्यू बी, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन निकालो तो क्यू बी। ये क्लियर? जैसे बच्चों बताओ, कहीं पे पोटेंशियल 5 वोल्ट है, चार्ज 2 कूलम है, बताओ एनर्जी 10, -2 हो तो अब -30, अब तो कहीं पे भी अगर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज लिखनी है तो वो क्या हो जाएगी, क्यूबी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, क्यूबी। अब बच्चों अगर मैं इस पेन को छोड़ता हूं तो ये कहां जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी या बढ़ेगी, कम होगी। तो हमेशा हमेशा कोई भी चीज अपनी एनर्जी कम करना चाहती है तो वो फ्रीली कम मूव करेगी जब उसकी एनर्जी कम हो। क्लियर? अब बच्चों में इस क्वेश्चन पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। तो 7 पे है तो उसकी एनर्जी -7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पे तो -7 से -3 एनर्जी कम हो रही है कि बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो पेन अपने से ऊपर जा सकता है, अपनी एनर्जी बढ़ा नहीं सकता है, हाँ जबरदस्ती लेके जा सकता है, ठीक है ना। अब इस पे आओ, इट मस्ट हैव सम काइनेटिक एनर्जी एट बी टू रीच ए। तो अगर मुझे इस पे यहां पहुंचाना है तो अपने से नहीं जाएगा, हाँ कुछ काइनेटिक एनर्जी या स्पीड दे दे तो जा सकता। तो वही यहां इसकी एनर्जी कम है, यहां ज्यादा है, तो खुद से नहीं जा सकता, कुछ स्पीड वगैरह दे दें, काइनेटिक एनर्जी दे दें तो जा सकता। तो इट मस्ट हैव सम काइनेटिक एनर्जी एट बी टू रीच ए। इट नीड नॉट हैव एनी काइनेटिक एनर्जी टू बी एट रीच ए, गलत। टू रीच ए इट मस्ट हैव मोर देन और इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों बताओ यहां से यहां कितना एनर्जी में चेंज आया, तो एटलीस्ट उतनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए तब जाके वो पहुंच पाएगा। तो वही इन्होंने बोला है, सही। When it will reach A, it will have kinetic energy more than और at least equal to, इन दोनों में क्या फर्क लग रहा है, for if it was released from rest, क्या बोला है इन्होंने, एक बार इस देख देगा, ये तो सही है ना, ठीक है। When it will reach A, it will have kinetic energy more than और at least equal to 4 electron volt if it is was release, नहीं वो गलत है। रेस से यहां छोड़ोगे, रेस से यहां छोड़ोगे तो वहां वो जा ही नहीं पाएगा, रेस से यहां छोड़ोगे तो वो यहां जा ही नहीं पाएगा। हाँ उल्टा होता, यहां रेस से छोड़ दो, यहां रेस से छोड़ दो तो 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है तो 4 से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। उल्टा होता तो सही होता। तो आंसर बच्चों अपने ए और सी आ, समझ पाए बच्चों? अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है, ओके। तो बच्चों अब यहां देखते हैं, सिंपली बच्चों अगर मैं एक सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहूं तो मेरे पास क्या हो जाती है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। तो बच्चों सिस्टम के लिए हम क्या करते हैं, पहले चार्जेस को इन्फानाइट पर रख देते हैं, फिर एक एक करके लेके आते हैं, जो हमें वर्क करना होता है वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो बच्चों मान लो 2 चार्ज है, Q1 और Q2, एक प्लस इन्फानाइट पे एक माइनस इन्फानाइट पे, और ये ओरिजिन मान लो, ठीक है ना। तो पहले चार्ज को बच्चों मान लो हम लेके आए Q1 को, इसके आसपास कोई चार्ज होगा, कोई वर्क करना पड़ेगा नहीं, ठीक है, तो 0 वर्क। अब हम इस चार्ज को लेके आएंगे, कोई चार्ज होगा आसपास, ये होगा, तो उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा।
तो अब इसके अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा वो अगर हम लिखें तो बच्चों यहां का पोटेंशियल इनटू चार्ज, यहां का पोटेंशियल के Q1 बाई आर इंटू चार्ज, तो टोटल वर्क डन क्या हो गया इन दोनों का एडिशन के Q1 Q2 बाई आर। तो अब बच्चों केवल कंक्लूजन याद रख लो, Q1 Q2 आर डिस्टेंस पे हो, Q1 Q2 आर डिस्टेंस पे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी क्या हो जाएगी के Q1 Q2 बाई आर, के Q1 Q2 बाई आर। और चार्जेस को विथ साइन रखना, दोनों प्लस है तो प्लस रख दो, दोनों माइनस है तो माइनस रख दो, एक प्लस एक माइनस वो अपने आप निकल आएगी। तो दो पार्टिकल सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाई आर और चार्जेस विथ साइन रखोगे, ये फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में होना चाहिए। तो दो चीजें, एक सिंगल चार्ज की लिखनी है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल। दो पार्टिकल के लिए या दो पार्टिकल सिस्टम के लिए के Q1 Q2 बाई आर, ये फॉर्मूले दिमाग में फिट है। अब वापस समझो, तो ये तो मैंने अभी डिस्कस कर दिया। तो बच्चों अब इसके हम मेथड सीख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालने के मेथड्स। तो पहले मेथड में बच्चों क्या होता है जो अभी मैंने डिस्कस किया वही है, जितने भी चार्जेस हैं सबको पहले इनफाइनाइट पर रखो, फिर उन्हें एक एक करके लेके आओ, हर एक प्रोसेस का वर्क डन कैलकुलेट करो, उसको ऐड कर दो, आंसर। अब वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे, तो फॉर्मूला वही लगाओगे के Q1 Q2 बाई आर विथ साइन, के Q1 Q2 बाई आर विथ साइन। समझ गए बच्चों? तो अब बच्चों इसे ट्राई करो, इसकी एनर्जी आपको लिखनी है मेथड 1 के अकॉर्डिंग। क्या करोगे, पहले सभी चार्जेस को इनफाइनाइट पे भेज दो, फिर एक एक करके लेके आओ, हर एक प्रोसेस का वर्क डन लिखो, उसे ऐड कर दो, बताओ क्या आना चाहिए। देखते हैं बच्चों, मान लो सबको इनफाइनाइट पे भेज दिया, ये पहला चार्ज है, इसको लेके आओगे क्या वर्क करोगे, जीरो। अब इसको लेके आते हैं तो इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, के Q माइनस 2Q अपॉन 3, ये फर्स्ट का ये सेकंड का। अब थर्ड के केस में दो प्रेजेंट है, उन दोनों के अगेंस्ट करना पड़ेगा, तो इस माइनस 2Q के अगेंस्ट देखोगे तो K माइनस 2Q 3Q, बीच की डिस्टेंस 4 है, प्लस अब उस Q के लिए करना पड़ेगा, उस Q की डिस्टेंस कितनी होगी 5 है, तो K Q 3Q अपॉन 5। अब इससे जो आना होगा वो आ जाएगा, खैर बस चेक करना वो तो खैर, बस इतना समझ पाए ना। वो मैं अगला मेथड बताऊंगा वो क्या अलग अलग मेथड है, हर एक की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रहती है। तो सही बोल रहा है, वो मेथड भी रहता है, वो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, समझ गए ना। बोलो बच्चों, इसमें अभी कोई दिक्कत, चले कर लो। तो बच्चों इस मेथड की इंपॉर्टेंस क्या होती है, इस मेथड की इंपॉर्टेंस होती है
कि पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में है क्या, उसको फील करने के लिए ये मेथड रहता है कि आप जितना वर्क कर रहे हो वही पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में स्टोर हो गया, वही पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में स्टोर हो गया, तो उसको फील करने के लिए ये मेथड होता है। ये चीज क्लियर है? चलो बच्चों आगे, ठीक। अब मेथड टू में बच्चों हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पेयर्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ पेयर्स निकाल लेते हैं। जैसे बच्चों नंबर ऑफ पेयर्स निकालने का तरीका होता है n इंटू एन माइनस 1/2, तो आप नंबर ऑफ डिफरेंट पेयर्स निकाल लेते हैं। अब नंबर ऑफ डिफरेंट पेयर्स आपने निकाल लिए, हर एक पेयर की एनर्जी लिखोगे वही k q1 q2 बाई r, सबको ऐड कर दोगे आंसर। तो बच्चों सबसे बेटर मेथड ये रहता है, सबसे बेटर मेथड यही रहता है कि आप नंबर ऑफ डिफरेंट पेयर्स निकाल लो, सबको ऐड कर दो, वो आसान रहता है। तो बच्चों अब मान लो जैसे ये क्वेश्चन है q माइनस 2q 3q, इसकी हमें एनर्जी लिखनी है। तो बच्चों बताओ कितने चार्ज हैं, 3, तो कितने पेयर बनेंगे, 3 इंटू 3 माइनस 1/2 यानी कि 3। कौन कौन से बनेंगे बच्चों, एक ये, एक ये, एक ये, 3 पेयर बनेंगे। अब बस हर एक पेयर की एनर्जी लिख लो, ऐड कर दो, वही आंसर। तो बच्चों एक बार देख लेते हैं, तो देखो कि q माइनस 2q अपॉन a, इसका हो गया। दूसरे का लिखोगे k माइनस 2q 3q अपॉन a, इसका लिखोगे k q 3q अपॉन a। समझ पाए बच्चों? तो बच्चों ये मेथड सबसे बेटर मेथड रहता है नॉर्मल क्वेश्चंस के लिए, लेकिन हर मेथड का इंपॉर्टेंट रहता है, तो खैर वो बाद में और समझेंगे, एक मेथड और देखेंगे, पर पहले बच्चों ये समझो, यहाँ तक समझ पाए, ठीक है। अब बच्चों जैसे अगर इसमें आप देखोगे, इसमें तो खैर मैंने थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस कर रखे हैं अभी, मेथड 1 मेथड 2, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखोगे तो यहाँ मेथड 2 तक मैं करवा चुका हूँ, तो उतना आप रीड कर सकते हो। मेथड 3 अभी डिस्कस करना बाकी है, तो वो बाद में देखेंगे। इसमें अगर हम होमवर्क देखें, जैसे बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज में 22, ज़्यादा तो भी नहीं कर पाओगे, 24, 29, 35, हाँ 22, बच्चों 3B से कर लेना, सेकंड, चलो खैर बच्चों इतना ही कर लेना। बाकी बच्चों इस टेस्ट में फिजिक्स में 50 से ऊपर किसके आ पा रहा है, 50 से ऊपर